डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम वेरी हैप्पी कि 2021 के पेपर को आज हम एनालाइज कर रहे हैं, यूजीसी नेट जो नवंबर में हुई थी। आई एम थैंकफुल टू माय स्टूडेंट जिसने मुझे ये पेपर भेजा है अलोंग विद द ऑफिशियल आंसर की। थैंक्स। तो ये जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि यूजीसी नेट के लिए मैं ये बना रहा हूं, लेकिन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम, पर्टिकुलरली यदि पीजी एंट्रेंस टेस्ट मेरे स्टूडेंट दे रहे हैं तो वो देखेंगे कि कितना ज्यादा रिलीवेंट है, और भी सेट और अदर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। सो सभी मेरे स्टूडेंट के लिए आई होप कि ये काफी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। सो लेट अस बिगिन यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस विच इज पेपर 2 2021 पेपर एनालिसिस। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, मेरे पास में ऑफिशियल आंसर की है। तो मैंने ये देखा है कि उन्होंने क्या आंसर दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर सही है, लेकिन एक दो जगह मुझे डेफिनेटली फील हुआ है कि आंसर जो है वो सही नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। आप रिसर्च करें और चैलेंज करना चाहते हैं तो कर ले। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिड्यूशियरी ट्रस्ट? अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यदि आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो, या इवन पीजीईटी में भी पूछा गया है। फिडुसरी ट्रस्ट जो है ऑफ कोर्स लॉ का वर्ड है। जब आप अपना डेलीगेट चुनते हैं, लेजिस्लेचर चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं डेमोक्रेसी में, तो एक तरह से आप अपना फिडुसरी ट्रस्ट उस पर आधारित करते हैं। उसका मायने ये होता है कि पावर आप किसी को देते हैं कुछ सर्टेन काम करने के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी समझ लीजिए। वो आपका कोई पेरेंट नहीं है, गार्जियन नहीं है कि आप अनहिंडर्ड पावर आपके उसके ऊपर में है। जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फिडुसरी ट्रस्ट होल्ड करता है, आपका ट्रस्टी होता है। तो ये उन्होंने सेकेंड ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, जॉन लॉक ने जो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसमें उनका कहना था कि रिलेशनशिप जो पॉलिटिकल कम्युनिटी का होता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेजिस्लेचर, और फिर जो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो उनके बीच का जो रिलेशन है वो फिड्यूसरी ट्रस्ट का है। इसी बेसिस पे लिबरल डेमोक्रेसी की रिप्रेजेंटेशन की जो अवधारणा है इसी पे बेस्ड है। सो इसको हम मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन कह सकते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ विवेकानंद, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया कुड बी सॉल्व्ड एक्सेप्ट बाय। अब ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, करीब एक दर्जन क्वेश्चन इसमें से हैं जो कॉमन सेंस से बन सकते हैं। जब भी मैं बोलता हूं कॉमन सेंस, तो मत समझिए कि आप बिना पढ़े लिखे आप एग्जाम में जाएंगे और कॉमन सेंस यूज करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एक फुल्ली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं, मुझे आपको पता है कि मैंने पिछले एक साल में कम से कम 5,000 क्वेश्चन जो है इधर उधर देखे हैं। तो इसी तरह से यदि मेरे स्टूडेंट मुझसे भी ज्यादा देख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो वो, उनको एक एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है, एक कॉमन सेंस डेवलप होता है, और फिर आपको ये सब क्वेश्चन बनने लगता है। देखिए ये क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विवेकानंद के नजर में, ओपिनियन में, इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय, मतलब द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया कुड नॉट बी सॉल्व एक्सेप्ट बाय, मतलब इसमें से एक ही काम करके इंडिया का प्रॉब्लम को सॉल्व किया सकता है। पहले तो उसके इंग्लिश के लैंग्वेज को समझिए, डबल निगेटिव है। अब एक काम करके क्या समझा इंडिया के प्रॉब्लम को दूर किया सकता है? असाइनिंग सोल प्रायोरिटी टू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ऐसा क्यों विवेकानंद बोलेंगे? एक्सपेंडिंग द सोशल बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, इस पे आपको रुक जाना चाहिए, इस पे आते हैं हम लोग फिर। नॉट फोकसिंग ऑन कल्चरल एंड एजुकेशनल इशू, आपको पता है कि विवेकानंद कितना ज्यादा फोकस करते थे कल्चरल एजुकेशन, कभी वो बोलेंगे कि मत फोकस करो, तो ये अपने आप में गलत है, बिना ज्यादा सोचे समझे, कॉमन सेंस है। सपोर्टिंग द वर्णाश्रम सिस्टम, आपको पता है कि विवेकानंद उस तरह से रिजिड जो है कास्ट व्यवस्था और इन सब को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसीलिए आप इसको भी जो है आप ओमिट कर सकते हैं। और तब क्या बच जाता है? आप यही बच जाता है एक्सपेंडिंग द सोशल बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि उनका कहना था कि इंडियन नेशन तभी स्ट्रांग होगा जब उसमें हम दलितों को, अनटचेबल्स को, शूद्रों को, सभी लोगों को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हमारा जो नेशनलिज्म है वो बहुत लिमिटेड नहीं होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये विवेकानंद का कहना था, एक तरह से एक्सपेंशन ऑफ सोशल बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। तो ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, इसको आप मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट इसेंशियल इन द पॉलिटिकल कल्चर? अब यदि हम देखें तो पॉलिटिकल कल्चर आपको पता है क्या है। पॉलिटिकल कल्चर एक तरह का जनरल बिलीफ, एटीट्यूड, ओरिएंटेशन है पीपुल का टुवर्ड्स
पॉलिटिक्स, क्या अच्छा है बुरा है, पॉलिटिकल क्लास के बारे में क्या कहना है, पॉलिटिक्स उनका क्या भला होता है, इस टाइप का जो एटीट्यूड है, एक जनरल एटीट्यूड पीपल का पॉलिटिक्स की तरफ, वो पॉलिटिकल कल्चर को डिनोट करता है। अब इसमें आप देखेंगे तो बिलीफ आएगा ही, इमोशनल एटीट्यूड आएगा, वैल्यूज भी, कि पीपल क्या सोचते हैं, और पॉलिटिकल जो वैल्यूज जो उनको दिखते हैं उसके बारे में उनका क्या थॉट है। जैसे यदि पीपल सोचते हैं कि नहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं है पॉलिटिक्स में तो, लेकिन करप्शन जो है वो एज सच इसेंशियल कंपोनेंट पॉलिटिकल कल्चर का नहीं है इन सब के कंपैरिजन में। अगेन ये एक कॉमन सेंस है, यदि आपको पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पता है तो आप इसको जान सकते हैं। अब यहाँ पे आइए क्रोनोलॉजी। कम से कम 10 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे हैं जो क्रोनोलॉजी मतलब आपको टाइम के अनुसार अरेंज करने के लिए कहा गया है। और ये चीज इतना इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए कि आपको टाइम का सेंस होना चाहिए। मैं कहता हूं हमेशा कि आपको ईयर या डेट नहीं याद रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि कौन पहले आया कौन बाद में, लगभग याद रखना है। अब आपको पता है कि यदि आपने लिबरलिज्म की पढ़ाई ठीक से की है तो आपको पता है कि जो लिबरलिज्म जो शुरू हुआ था लॉक हॉब्स के टाइम से, वो निगेटिव लिबरलिज्म था, निगेटिव लिबर्टी कह लीजिए, जो इसे आप बर्लिन कहते हैं। तो सी से ही शुरू होगा उस, ये तो तय है कि इसमें से सारे जो हैं, और आपको ये भी पता है कि लिबर्टेरियनिज्म जिसको नियो लिबरलिज्म बोलते हैं वो अभी करंट की धारा है, तो डी से अंत होगा। तो सी से शुरू होता हुआ और डी से अंत होता हुआ यदि आप देखेंगे तो आप देखिए इसमें दो हैं, ये दो हैं, तो 50-50 गेम आपने खेल लिया। अब ये है कि इसमें से पहले कौन आया, पॉजिटिव लिबरलिज्म आया या इगैलिटेरियनिज्म आया। अब यदि आपको टाइम का सेंस है तो आपको पता है कि पॉजिटिव लिबरलिज्म बेसिकली 1950s के बाद आया, जहां जॉन रॉल को आप याद कीजिए, वो या हैरोल्ड लास्की को याद कीजिए, ये सब जो है जहां पे कि वेलफेयर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होनी चाहिए, वही जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म था। इगैलिटेरियनिज्म उसके भी बाद आता है, रोलांड डॉर्किन को याद कीजिए, लक इगैलिटेरियनिज्म जो है उसके बाद की धारा है, और सबसे बाद में जो है लिबर्टेरियनिज्म आता है। इसलिए इसमें आप देखिए पहले आएगा ए और फिर आएगा बी, तो सी ए बी डी, मतलब पहले पॉजिटिव लिबरलिज्म उसके बाद इगैलिटेरियनिज्म। तो इसको आप थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट रख सकते हैं, इसको आप मीडियम कह सकते हैं। अब यहां पे आइए, द बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आर, ऑफ कोर्स इंपेरिकल इन नेचर होता है, फैक्ट को ज्यादा इसमें वैल्यू दिया जाता है, फोकस्ड ऑन फैक्ट होता है, साइंटिफिक वे में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो ये ठीक है। और फिलॉसफी कहाँ से घुस गया, ये तो होना ही नहीं है, नॉर्मेटिव फिलॉसफी से कोसों दूर है ये, तो ये काफी आसान क्वेश्चन बन जाता है, केवल इसको आप हटा दीजिए। तो इसमें से आपको चुननी है, तो ए बी सी, तो ये आपका इजी हो गया। देखिए क्वेश्चन दो दो टाइप के होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन ये है जिसमें कि ऑप्शंस ऑफ ऑप्शन है, पहले ये ऑप्शंस हैं और फिर इस ऑप्शन के बेसिस पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन, तो इससे जब ऑप्शन टू ऑप्शन बनता है जैसे इसमें बना है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है, जब ऑप्शन का ऑप्शंस आपको होना तो थोड़ा संभल जाइए। और यदि वो सीधा सीधा हो, जैसे कि यदि आपने देखा जैसे इसमें से ये ले लीजिए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज्यादा आसान होता है क्योंकि आप इसमें गेम जो है वो खेल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा एग्जैक्ट नॉलेज आपको चाहिए होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि ये एक ही इसमें से खत्म होगा और बाकी तीन सही हैं। अब यहाँ ये कि पैट्रिक डनलीवी हैज इनुमरेटेड विच ऑफ द थ्री की कंपोनेंट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब इस क्वेश्चन सेटर को जो भी है उसको एनपीएम से काफी प्यार है, इस पे दो दो क्वेश्चन इस टाइप के जो है पूछे गए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं। डनलीवी ने ये बुक ने ये आर्टिकल लिखा था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज डेड, लॉन्ग लिव डिजिटल एरा गवर्नेंस, 2006 में। उसमें उन्होंने पब्लिक मैनेजमेंट के जो हैं तीन घटक बताए थे। डिसएग्रीगेशन मतलब कि एक तरह का डिविजनलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट को डिसएग्रीगेट करना, मतलब कि आप ब्रेक कर देना,
डिवीजन लेवल ऑल स्पेशलाइज्ड हो जाना। वैसे तो एक दूसरा था कि ज्वाइंट अप गवर्नमेंट इसमें था। कंपटीशन होना मतलब डिपार्टमेंटल कंपटीशन, आपस में ही गवर्नमेंट में कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर के जैसा। और इंसेंटिवाइजेशन होना मतलब कि डिफरेंशियल वर्क मतलब जिसने अच्छा काम किया उसको ज्यादा पेमेंट करना एंड लाइक दैट। तो ये जो है डिफिकल्ट है, यदि आप जानते हैं तो जानते हैं वाली बात है, लेकिन ऐसी कोई इशू नहीं है कि इसमें काफी और क्वेश्चन काफी आसान है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फेडरिक हर्जबर्ग इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। अब ये इतना आसान है, मतलब ये एकदम लड्डू टाइप की क्वेश्चन है, इजी। इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दिया था जिसको कि टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। हर्जबर्ग, मैस्लो और मैकग्रेगर, ये तीन की थ्योरी आपको जरूर याद रखना है। मैस्लो ने जो है थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड दिया, आपको याद होगा ये ट्रायंगल। मैकग्रेगर ने जो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दिया, और हर्जबर्ग ने जो है मोटिवेशन या टू फैक्टर थ्योरी दिया। हर्जबर्ग की थ्योरी बेसिकली ये कहती थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के फैक्टर होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक फैक्टर उन्होंने बोला वो ऐसा होता है जिसको हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। जैसे काम के कितने घंटे हैं, रेस्ट आवर है, बैठने की लाइटिंग, हीटिंग, ये सब जो फैसिलिटी होती है वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट, ये यदि आप अच्छा देंगे तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन यदि आप उसको कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। जबकि एक दूसरे टाइप के फैक्टर जो मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, जैसे कि इंसेंटिव देना, रिकॉग्निशन देना, पार्टिसिपेट कराना, डिसीजन मेकिंग में उसको वैल्यू देना, सोशल रिकॉग्निशन, इस टाइप की जो है वो यदि आप बढ़ाते हैं उस तरह के फैक्टर को, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। मतलब एक जो है वो प्रोडक्टिविटी केवल घटा सकता है या कांस्टेंट रख सकता है, दूसरा बढ़ा सकता है। इसको मोटिवेशन थ्योरी उन्होंने कहा। इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम से टफ हो जाता है, लेकिन इसको आप पकड़ सकते हैं। मैचिंग टाइप में ऑलवेज आसान ये होती है कि आप गेम खेल सकते हैं। आईएमएफ हम लोग सबको पता है कि इट प्रोवाइड लोन, ये है टू एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू कीप डेटर कंट्री फ्रॉम कोलैप्सिंग। मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डोमेस्टिक इंडिया में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, उसी तरह से आईएमएफ जो है इंटरनेशनल अरीना में लेंडर ऑफ लास्ट लास्ट रिसोर्ट है। तो आईएमएफ को आप ए को यदि 2 से मैच कर दें तो आप एक को आपने एलिमिनेट कर दिया, अब 3 बचा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे पता है, अब आपको कुछ वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी के बारे में यदि पता हो, ये सब जो है ये सब वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो जो अंदर में है ना, वो क्या करते हैं उसको एक एक लाइन जरूर देख लीजिए। जैसे ये जो मीगा है या मल्टीनेशनल गारंटी एजेंसी, ये बेसिकली इक्विटी देते हैं, तो इनकरेजेस द फ्लो ऑफ प्राइवेट इक्विटी टू डेवलपिंग कंट्री। तो वहां कैपिटल इस तरह से वो मुहैया करवाते हैं। तो डी का 3 देखेंगे, तो ए का 2 और डी का 3, तो इससे हमारी ये जो है क्रैक हो जाती है। अब इस क्रैक हो गई तो हमने देखा कि बी क्या है, अब इसको लर्न कर लीजिए। बी इज 1। आईएफसी क्या करता है वर्ल्ड बैंक के अंदर? टू प्रोवाइड लोन टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज इन डेवलपिंग कंट्री, तो ये करता है। और आईडीए जो है डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है, ये क्या करेगा? सी का 4, प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन टू पुअरेस्ट कंट्री। तो इस तरह से आप नॉलेज भी अपना बढ़ा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बेहद इजी है। दामोदर सावरकर, मतलब वीर सावरकर ने इसमें से क्या एस्टेब्लिश किया? हम लोग सब जानते हैं अभिनव भारत, यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा हो उनके बारे में तो आपको पता है। द इसेंस ऑफ हॉथोरिनियन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्टन मायो लाइज इन द फॉलोइंग। अब इसके इंग्लिश पे मत जाइए, ये कहना ये चाहता है कि हॉथोरिनियन एक्सपेरिमेंट इसमें से कौन कौन से थे। तो यदि आप देखेंगे तो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल को छोड़ दीजिए, तो ये तीनों थे। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल जो है वो फ्रेडरिक टेलर का है। तो ये ग्रेट इल्यूमिनेटिंग एक्सपीरियंस, ह्यूमन एटीट्यूड सेंटिमेंट, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब सब जो है हॉथोरिनियन के पार्ट थे। तो ए सी डी को खोज के टिक मार लीजिए। इसका इंग्लिश घुमा हुआ है बस। अब ये है अगेन, ये क्रोनोलॉजी आ गई। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसको यदि आप देखेंगे कैसे सजाना है, सबसे पहले क्या हुआ, तो जैसे मुझे पता है वैसे आपको भी पता होना चाहिए कुछ ना कुछ डेट। जैसे मुझे पता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है नरसिम्हा राव लेके आए थे। अब नरसिम्हा राव का पीरियड 91 से 96 था और ये 92 में लाए थे। आपको पता है कि गुजराल जो है वो नरसिम्हा राव के बाद बने हैं।
तो ये तो पता है। उसके बाद जो है वाजपेयी जी आए हैं जिनके टाइम में लाहौर बस डिप्लोमेसी हुआ और पोखरान 1998 में हुआ। तो ये पक्का पता है कि सबसे पहले बी हुआ है। अब बी से शुरू होता हुआ केवल एक ही है, तो क्या मतलब कितना आसान है, ये तो इजी है। क्यों हमें बाकी जानना भी नहीं है कि अब आगे क्या है, बी सी डी है। बी से शुरू होता हुआ एक, बी से पहले तो कोई है नहीं। ये 98 है, ये 96 97 होगा, लाहौर बस डिप्लोमेसी 99 होगी, लाइक। अब ये दो स्टेटमेंट को पढ़िए, ये स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको रीजन रीजन एजर्सन मत समझ लीजिएगा। The Second Administrative Reform Commission, in its seventh report entitled Capacity Building for Conflict Resolution, dealt with illegal immigration into Northeast and drew attention towards having a multi-purpose national identity card for citizen. यही बाद में जो है NPR बना, नेशनल पीपुल्स रजिस्ट्रेशन, और वो NCR और ये सब विवाद उसमें आई, जो कि पूरी कंट्री में करने की बात हो गई, असम में हुई और फिर उससे जो चीजें निकली आपको पता है। तो ये जो है ट्रू है, ये फैक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, लोकवाणी इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश विच वाज इनिशिएटेड इन दिसंबर 2009। इसमें सब कुछ सही है, केवल इसका ईयर जो है वो 2004 है। अब ये इतना डिफिकल्ट है, मैं इसको बिल्कुल डिफिकल्ट मानता हूं कि ये याद रखना कि लोकवाणी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, ई गवर्नेंस की एक तरह से प्रोजेक्ट है, जिसमें पीपल शिकायत दर्ज करते हैं और मतलब गवर्नमेंट और पीपल मिल करके खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट। तो ये फॉल्स है। अब इसमें आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा ऑप्शन नहीं लिखा है, उसमें वो ऑप्शन जिसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, वो चुन लीजिएगा, बट इट इज अ डिफिकल्ट। अब ये इतना घिसा पीटा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं इजी बोलता हूं। हेनरी निकोलस ने 5 जो है पैराडाइम में बांटा, जो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे इवोल्यूशन हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज ए डिसिप्लिन। उसमें पहला जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी से शुरुआत होती है, जिस जो वुड्रो विल्सन ने ही कर दिया था। तो बी से शुरू होता हुआ केवल एक ही है। अब देखिए ये कितना आसान हो सकता है, आपको आगे जानने की भी जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन क्रैक्ड। व्हाट वेर द इसेंशियल्स ऑफ द ग्लासनोस्ट पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव? इजी है। क्यों? क्योंकि ग्लासनोस्ट एंड प्रेस्टोरिका के बारे में आप जरूर जानेंगे, यदि आप यूएसएसआर के विघटन के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे ग्लासनोस्ट जो है पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन था। और इसमें से चारों में यदि आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन क्या डिनोट करता है? प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, यही तो है पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन। यस यस। एंड ऑफ लीडिंग रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ये थोड़ी कोई पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, अपने कम्युनिस्ट पार्टी को ही खत्म तो करना नहीं था उनको। लूजनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑन मीडिया एंड पब्लिशिंग, ये भी ठीक है, क्योंकि मीडिया और पब्लिशिंग को बिल्कुल जो टाइट करके सेंसरशिप में रखा गया था, उसको लूजन होगा तो पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन होगा, तभी तो लोग क्रिटिसाइज कर पाएंगे। और क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, ऐसा कोई उनका प्लान नहीं था, इतना रेडिकल नहीं था, ना ही ये ना ये। तो ए और सी, तो ए और सी को आप टिक मार लीजिएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। इसी से जुड़ा हुआ प्रेस्ट्रोइका जो है, उनका इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग था। अब उसमें भी यदि आपको 4 स्टेटमेंट आ जाए तो आप खोज सकते हैं, जो जो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड होगा, मतलब प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा देना, थोड़ा छूट देनी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम ला सकते हैं, उतना ज्यादा हम कैपिटल पे सिकंजा नहीं रखेंगे, उतना ज्यादा जिसको बोलते हैं कमांड इकोनॉमिक से हट करके, ये सब प्रेस्ट्रोइका में होगा। अब आइए देखिए 13th 5 ईयर प्लान डिड नॉट एम एट। आपको पता है कि 13 5 ईयर प्लान जो है लास्ट प्लान था, उसके बाद नीति आयोग आ गई, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। अब इसमें से है कि इसमें से कौन उसका एम नहीं था। आप यदि चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो एक स्टेटमेंट पे आके आप रुक जाएंगे, डिसमेंटलिंग द प्लानिंग प्रोसेस इन स्टेज। क्या कोई काली देश का काम कर सकता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कि खुद ही कहेगा कि प्लानिंग प्रोसेस को खत्म कर दिया जाए? तो ये इतना आउटलैंडिसली मतलब आउटलैंडिस स्टेटमेंट है कि इसको आप बिल्कुल गलत मान सकते हैं। इसलिए ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, इजी है, बाकी आपको पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, आप इस पे अटक जाएंगे, मेरा ये कहना है। और चूंकि एक ही है, कोई ऑप्शन ऑफ ऑप्शन नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल एक्शन ग्रुप इज नॉट करेक्ट? अब देखिए सोशल एक्शन ग्रुप जो है वो होता क्या है, आप ये जान लीजिए।
These are organizations and group whose primary purpose is to coordinate community response to social issues such as homelessness. अब ये वेस्टर्न थॉट है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं और मतलब कम्युनिटी का खुद का अपना सॉल्यूशन निकालने का एक जरिया है, ये जो है वो सोशल एक्शन ग्रुप है। सरकार के भरोसे नहीं रखना, कम्युनिटी खुद आगे आकर के एक कम्युनिटेरियन काइंड ऑफ एक्शन है ये। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो अगेन फिर अटक जाएंगे यहाँ पे आप। दे वर्क फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी ऑफ अर्बन एजेंसी। अब ये कहाँ से वो इतनी बड़ी कैपेबिलिटी कहाँ आएंगे कि वो अर्बन एजेंसी जो है म्यूनिसिपैलिटी एंड अदर्स उसके टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ाने लगे। तो ये अगेन कॉमन सेंस से आप इसको काट सकते हैं, चूंकि एक ही है नॉट आपको लेना है, तो ये अगेन एक कॉमन सेंस इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर जो है क्रोनोलॉजी आगे, मैंने आपको बताया था काफी सारे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है कि ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की कहीं ना कहीं कमिटी है। जैसे ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है 1966 में आई थी, मोरारजी देसाई इसके प्रेसिडेंट थे, बाद में वो हट गए थे। अब ये दोनों जो है बहुत पहले आई थी, गोपाल स्वामी अयंगर और गोरवाला कमेटी जो है ये सब 50s में आए थे। यहाँ मैंने दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। ये सब 1950s में आ गए थे। देन पॉल एप्पलबाई का 1953 और 1956 में था। देन कृष्णमाचारी का 1960 में। के सांथा नाम जो है एंटी करप्शन कमेटी थी 1964 में। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सीवीसी बना। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 यहाँ पे है। सेकेंड 2008 इसके चेयरमैन वीरप्पा मोइली थे। और फिर कोठारी कमेटी जिसने सिविल सर्विसेज को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये 3 कैटेगरी में बांटा। और सतीश चंद्र कमेटी जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जिन्होंने एससे इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज में और इंटरव्यू का मार्क्स को बढ़ा दिया। तो इन सब को यदि आप देखेंगे तो शुरुआत कहां से होगी? गोपालास्वामी अयंगर से। तो बी से शुरू होता हुआ चूंकि एक ही है तो आपको कोई इशू ही नहीं है। यदि आप जानते हैं तो वैसे ये डिफिकल्ट है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही हिडन है कि ये 50s के हैं, गोरवाला एंड गोपालास्वामी। अब यहां ये सुपर इजी क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ इमिली, या इमाइल कह लीजिए, इमाइल। तो इमाइल आप जानते हैं कि रूसो की जो है एक एजुकेशनल ट्रीटी है। और ये भी आपको जानना चाहिए कि इन्होंने इसमें बेसिकली क्या कहा था कि जो बेस्ट एजुकेशन हो सकता है मेल और फीमेल के लिए वो है कि मेल को नेचुरल मेल बनाया जाए और फीमेल को नेचुरल फीमेल बनाया जाए। उनका ये मानना था कि बाय नेचर मेल और फीमेल जो है बहुत ही डिफरेंट है। तो एजुकेशन वो है जो बेस्ट नेचर जो चाहता है वैसा फीमेल को फ्लरिशमेंट बनाने के लिए वो एजुकेशन हो, और जो बेस्ट नेचर चाहता है मेल से वैसा बने। इस पे काफी विवाद हुई थी और मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने इसको काटा था। तो इमिली अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन ऑर्डर ऑफ द, फिर देखिए ये जो है क्रोनोलॉजी आ गई। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 में होती है, जार का राज खत्म होता है, कम्युनिस्ट राज आती है, यूएसएसआर बनता है। वर्साई की ट्रीटी 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद होती है। ये जो हिटलर और स्टालिन का जो पैक्ट हुआ था ये 1939 सब में हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था या उसके ठीक पहले। और लेनिन का सोशोलॉजी इन वन कंट्री कहीं इन बिटवीन होगा, जब लेनिन होंगे तभी होगा। 24 में तो लेनिन का डेथ हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ए से शुरू होता हुआ ही सही होगा। तो ए से शुरू होता हुआ 2 है, इन दोनों को तो खत्म कर लीजिए। और ए के बाद इसमें बी है, ट्रीटी ऑफ वर्साई, और इसमें जो है सी है। तो ए के बाद बी होगा, आपको पता है, इसलिए यही सही है। तो आप लगभग लगभग जान करके भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। Which one of the following orders fall under the zone of indifference propounded by Chester Bernard? चेस्टर बर्नार्ड ने ये बुक लिखा था द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक जो है सोशल कोऑपरेटिव वेंचर माना था, एक तरह का सोशल कोऑपरेशन जब दो और दो से अधिक आदमी मिलकर के करते हैं एक पर्पस के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जोन ऑफ इंडिफरेंस का। उसमें उनका कहना था कि जो हर
जो सबऑर्डिनेट होता है उसके दिमाग में एक जोन होता है जहां पे कि वो बिल्कुल अपने बॉस के ऑर्डर को बिना सोचे समझे फॉलो करता है। मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको फॉलो करने में। वो जोन ऑफ इनडिफरेंस होता है। तो इसको यदि आप पढ़ेंगे तो दोज विच आर अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेबल, ये है। पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। जोन ऑफ इंडिफरेंस इतना आसान कॉन्सेप्ट है, इतना रिपीटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग आर पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर? अगेन एक वेरी इजी क्वेश्चन। पोस्ट मॉडर्निस्ट के एक तरह से पिता यदि आप देखिए तो मिशेल फूको हैं। और यदि आप थोड़ा बहुत ही पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ें तो लॉयटार्ड को आप नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने मेटा नैरेटिव को जो है ध्वस्त किया था। कि ग्रैंड मेटा नैरेटिव जो होती है, ग्रैंड स्टोरी टेलिंग कहिए, जो हिस्टोरिकली एक ग्रैंड थ्योरी बनाते हैं, जैसे मार्क्स ने बनाया, हेगल ने बनाया, तो उस टाइप को ये नहीं मानते हैं। तो लॉयटार्ड का कहना था। तो फूको एंड लॉयटार्ड, बाकी आप दो जो है ये नहीं, क्योंकि दो ही आपको यहाँ पे देखिए ब्यूटी क्या है, आपको हमेशा आंसर देख लेना चाहिए। आंसर में ये आंसर आपको बता रहा है कि इसमें से दो ही केवल सही है। यदि आपने दो खोज लिया तो आप फिर आप मगजमारी मत कीजिए और सीधा आंसर को देख लीजिए। तो ए एंड सी। अब यहां पे देखिए अगेन ये वेरी इजी होगा, क्योंकि इसमें मैचिंग गेम हम खेल सकते हैं और ये सब सब जो है नोन है। फेडरिक टेलर आपको पता है कि मेंटल रिवॉल्यूशन इन्होंने दिया था, मतलब मैनेजर और वर्कर के बीच में मिल करके जो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ए का टू, तो ए के टू से आपका सीधा क्रैक हो जाता है। आगे आप बस मिला लीजिएगा, टाइम को बचाते हैं हम लोग। चलिए, मतलब वेरी इजी। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द टेक्स्ट ऑफ प्लाटो इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो आपको प्लाटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, हेगल, इन सब के बुक का क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। एटलीस्ट 25 ऑथर के बुक का जरूर आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने जो है अपोलॉजी लिखा। अपोलॉजी इसलिए भी आप गेस कर सकते हैं क्योंकि ये डायलॉग था, सोक्रेटिस सोक्रेटिस डायलॉग था। और एपोलॉजी को ही गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था। अनदर क्वेश्चन बनता है सत्यवीर की कथा करके। इन्होंने उन्होंने सोक्रेटिस को सत्यवीर कहा था। अफ्रीका में जब वो थे तो उन्होंने अपने जो इंडियन ओपिनियन नाम के मैगजीन में सत्यवीर की कथा को सीरियली जो है प्रकाशित किया था। वो प्लेटो के अपोलॉजी का ही जो है वो ट्रांसलेशन था। ये अनदर क्वेश्चन है। तो अपोलॉजी से शुरू होता हुआ, ए से शुरू होता हुआ एक ही, अब आपको आगे देखना भी नहीं है। आपको इतना आसान क्वेश्चन है। डिफिकल्ट मैंने इसलिए मारा है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि अपोलॉजी सबसे पहले लिखा गया, लेकिन आप गेस भी कर सकते हैं। अब यहां देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। नेहरूज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन। अब नेहरू का जो आइडिया था नेशनलिज्म का, उसमें मिलिटेंट नेशनलिज्म कभी नहीं हो सकता। ये आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं यदि आपने नेहरू को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। उसके बाद आप देखिए कि इसमें 3 से कम कोई है ही नहीं आंसर में। इसका मतलब कि यदि एक आपने काट दिया तो बाकी 3 आपको सही करना ही करना पड़ेगा, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द ऑप्शन लाइक दैट। उसका मतलब बी सी डी जो है वो सही होगा। इजी क्वेश्चन। इजी इसलिए क्योंकि आप उसको इस तरह से क्रैक कर रहे हैं। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। अब यहाँ ये दो स्टेटमेंट हैं। सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज एंड एटीट्यूड हैव बीन इंपैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन बोलेगा कि ऐसा नहीं हुआ है? ट्रू है। ग्लोबलाइजेशन हैज नोटिसेबली इंपैक्टेड कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल हार्मनी अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। कौन बोलेगा ऐसा नहीं हुआ है? ये सब इतना जनरल स्टेटमेंट है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कि आप इसको ट्रू ही मानिए, उसी में भलाई है। इसलिए दोनों ही ट्रू है। आप जो ऑप्शन होगा चुन लीजिएगा। इजी क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर रिफॉर्म इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? ये कहना क्या चाहते हैं कि इसमें से कौन सा वो कारण नहीं है जिसके चलते इंडियन जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। अब आपका यहां ध्यान अटक जाना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे। क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई फैक्टर है या कारण है जो रिफॉर्म चाहता है जुडिशियल सिस्टम में? कोई बीमारी है? नो। ये तो एक तरह की अच्छी बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। बाकी सब जो है प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए यही सही है। आप पढ़ लीजिएगा। अब यहां पे आइए, तो ये जो है इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट है।
अब एक कोटेशन इन्होंने दे दिया, द माइंड देयरफॉर हैव टू बी डीकोलोनाइज्ड फर्स्ट बिफोर इट कुड बी मेड मोर रिस्पॉन्सिव टू फ्रीडम। किसने कहा? अब ये इस टाइप के, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ही डिफिकल्ट है, आप केवल गेस मार सकते हैं। वैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इसका ऑफिशियल आंसर भी यही है। ठीक है, बस आप जानते हैं तो जानते हैं, डिफिकल्ट। लेकिन इसलिए बहुत बॉदर नहीं करना है कि ये जो पेपर जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन 10 से 15 हैं जो कि मेरे अनुसार से बहुत ही कम है। इनफैक्ट 25 क्वेश्चन डिफिकल्ट होने चाहिए थे, इसलिए ये पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट की तरफ है। आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि एकदम एक बाउंसर क्वेश्चन है। अब ये है कि हु हैज रिटन द बुक कौटिल्य द अर्थशास्त्र? आप बोलेंगे ये तो कौटिल्य ने लिखा है, और श्यामा शास्त्री, आर श्यामा शास्त्री ने उसको खोजा है, यहां तक तो आप कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ तो उसमें से कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ये चलिए, इसका ऑफिशियल आंसर ये है, इन्होंने ये बुक लिखा है, इसे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये जयप्रकाश नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन पे है। यदि आप, आपके सिलेबस में जेपी है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगना चाहिए। यदि आप इनके चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट डायरी में उनकी थॉट थी, और ये जो उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उससे एक निजात पाने का था, और ही इट वाज हिज क्वेस्ट फॉर मोरल सोसाइटी एज द बेसिस ब्ला ब्ला। तो ये सब आपको सब सही लगेगा, और यहाँ पे आप अटक जाएंगे कि हिज सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। तो ऐसा वो कभी क्यों सोचेंगे? वो सोशलिस्ट थिंकर थे, तो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन कोई भी सोशलिस्ट थिंकर सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसको आप हटा दीजिए। तो ए बी सी जो है वो इसमें आप चुन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट है और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट। Who among the following has dubbed Marxism as a totalitarian doctrine? ये भी आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं कि कार्ल पॉपर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बना सकते हैं। और आपको दूसरा ये चीज पता होना चाहिए कि हाना आरेंट जो है, उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म पे काफी कुछ लिखा है। वो ज्यूइश थी और वो भाग करके आई थी अमेरिका हिटलर के जर्मनी से, तो समझिए वो टोटलिटेरियनिज्म पे उन्होंने कितनी लिखी होगी। तो इसलिए इन दोनों को आप डेफिनेटली जो है कर सकते हैं। जैसे आप बर्लिन, आपको पता है कि वो वैल्यू प्लuralism लिबरल थिंकर थे। उन्होंने ऑफ कोर्स मार्क्स और हेगल, प्लेटो, इन सबको पॉजिटिव लिबरल, पॉजिटिव लिबर्टी का जनक बताया था, और उस तरह से थोड़ा उनको डिराइड किया था, लेकिन टोटलिटेरियनिज्म के तरफ उनका वैसा नहीं था। तो कार्ल पॉपर और हाना आरेंट जो है, चूंकि दो ही इसमें है, तो ये आप ए और सी को आप बेटर चुन सकते हैं। ऑफ कोर्स ये मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है। Who among the following is a positive liberalist? पॉजिटिव लिबरलिज्म अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें कि वेलफेयर स्टेट की बात होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात होती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करके गरीबों में बांटा जाए, इस सब तरह की। तो उसमें जॉन रॉल जो है बहुत बड़े थे, सबसे बड़े आप कह लीजिए, और लास्की को भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आप मिल्टन फ्रीडमैन, ये बिल्कुल लिबर्टेरियन है। रॉबर्ट नॉजिक लिबर्टेरियन है। हर्बर्ट स्पेंसर को छोड़ भी दीजिए, तो इन दोनों को तो आप बिल्कुल काट देंगे। और लास्की जो है वो लेबर पार्टी के लीडर थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा वेलफेयर इकोनॉमिक्स के या वेलफेयर स्टेट के समर्थक होंगे। तो इस तरह से आप गेस भी कर सकते हैं। इनकी जो बुक है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, हैरोल्ड लास्की का, याद रखिए कई जगह पूछा जाता है, तो इसको आप मीडियम रख सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है which lays down that president cannot act without the aid and advice of the council of minister? तो ये 74(1) को मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। वो कहता है there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। तो यहाँ देखिए उसके हाथ प्रेसिडेंट के कैसे बांध दिए गए हैं। उसके आगे ऑफ कोर्स एक रास्ता दिया है कि एक बार वो जो है लौटा सकता है उस एडवाइस को, लेकिन फिर दी सेकेंड टाइम कैबिनेट उनको दे कि यही है मेरा एडवाइस है, तो आपको मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऐसा शुरू से नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें केवल ये कहा गया था कि देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट इन हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शन।
वहां पे उसके हाथ खुले रखे गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 में 42nd अमेंडमेंट में उनके हाथ को इस तरह से बांध दिया गया। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये भी एकदम सुपर, तो ये सुपर इजी क्वेश्चन है, ये भी सुपर इजी क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस को आप NEGP से मिला सकते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। पंचायती राज को 73rd से, इसी दोनों से आपका काम बन जाएगा, आप मिला लीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। वैसे रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस को ओम्बड्समैन से, राइट टू एजुकेशन 2009 में आई। तो ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं, इतना जितना मैंने कहा, एक ही दो से आपका क्रैक हो जाएगा। अब दो स्टेटमेंट यहाँ पे जो है एजर्सन रीजन है, ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं। यहाँ आपको ये जज करना है कि क्या रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन करता है या नहीं। द माउंटबेटन प्लान वॉज अनाउंस्ड ऑन May 13। अब ये अपने आप में ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये अनाउंस हुआ था 3rd जून को। इसको 3rd जून प्लान भी बोलते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे ब्यूटी ये है कि यदि ये फॉल्स हो गया ना, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता है बाय नेचर ऑफ द क्वेश्चन। इसमें है कि एक फॉल्स होगा, दूसरा राइट होगा, तो आपको इसको पढ़िए भी मत पढ़िए और इसको ट्रू कर लीजिए। और यदि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो जनरली जो है ये डी ऑप्शन होता है। वैसे चेक कर लीजिएगा इसमें क्या ऑप्शन है यहाँ पे, इसलिए मैंने ऑप्शन दे दिया कि इसमें ऑप्शन थोड़ा उटपटांग तरह से अरेंज्ड है। तो इट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ठीक। अब ये क्वेश्चन, इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं फर्स्ट, जहां मुझे लग रहा है कि ऑफिशियल आंसर में थोड़ा लोचा है, मतलब प्रॉब्लम है। Which one of the following is not a proponent of the system theory in international relation? इसका ऑफिशियल आंसर है कार्ल ड्यूस। जबकि मैंने थोड़ी बहुत जो रिसर्च की है, फिर से एक बार, उसमें कार्ल ड्यूस मुझे कई जगह जो है दिखते हैं। वैसे भी आपको पता है कार्ल ड्यूस ने जो है कम्युनिकेशन थ्योरी दिया था। कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो साइबरनेटिक्स बेसिकली है, और साइबरनेटिक्स एक कंट्रोल सिस्टम ही है। उसमें निगेटिव फीडबैक होती है, उसमें जो है इनपुट आउटपुट होता है, वो एक सिस्टम अप्रोच ही है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है केवल मॉर्टन कैम्पलान, जिसको जिसको आप फादर कह सकते हैं सिस्टम अप्रोच के, उसको छोड़ के अधिकतर जो इसमें अननोन ऑथर हैं, आप पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे दे दिया है कि सिस्टम जो थ्योरिस्ट हैं IR में, वो इसमें जो है, आप नाम याद कर लीजिए, केनेथ वॉल्ज हैं, ऑफ कोर्स मॉर्टन कैप्लान है, इमैनुअल वॉर्नस्टीन जिन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, रॉबर्ट जर्विस हैं डिफेंसिव न्यूरियलिज्म के, और जो जिन्होंने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में काफी चीजें कही हैं। और देन जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की जो सिस्टम जो है, उन्होंने रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नोए ने दी है। अलेक्जेंडर वेंट जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के एक तरह से पिता है, उन्होंने भी सिस्टम अप्रोच को अपनाया है। और बैरी बुजॉन जो कोपेनहेगन स्कूल के हैं, जो नॉन मिलिट्री सिक्योरिटी इश्यूज पे डील करते हैं, उन्होंने भी इसको अपनाया है। इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, आगे आप चेक कर लीजिएगा। Who among the following supported the new social movement? अब ये सुपर इजी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आपको न्यू सोशल मूवमेंट आपके सिलेबस में है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा कि इसका जो हरबिंगर हैं, जो आगे लीड करते हैं उसको, वो न्यू मिडिल क्लास हैं, जो न्यू प्रोफेशनल क्लास जो पिछले 50 सालों में बना है। द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया आर। अगेन मैं दूसरा इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। इसके ऑफिशियल आंसर के अनुसार जो है, इसमें आ, सब कुछ इसमें हुआ है, लेकिन मतलब ABCD ऑल आंसर ये है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या हम लोगों ने रिटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टोरल प्लानिंग रखा है LPG के बाद? मुझे नहीं लगता है। हम लोगों ने इंडिकेटिव प्लानिंग पे हम चले गए हैं, हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया है, उस तरह की सेक्टोरल प्लानिंग नहीं करते। तो मेरे अनुसार से D नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। अब ये जो है फिर क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है, बहुत आसान है, क्योंकि इन सब ऑर्गेनाइजेशन को जब आप देखेंगे तो बहुत ऑब्वियस है कि यूपीएससी से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकती। यूपीएससी आजादी के कुछ ही साल बाद आ गई होगी, जबकि CVC 1964 में आई है, नीति आयोग तो 2015 में आई है।
तो 14 फाइनेंस कमीशन जो है वो 15 अभी चल रही है, तो 2015 के पहले आई होगी 2010 वर्ष में। तो इसलिए बी से शुरू होता हुआ, और बी से शुरू होता हुआ एक ही है, इसलिए ये सुपर इजी क्वेश्चन है। According to Nicholas Henry, which of the following are the fundamental A of the new public management? अब देखिए निकोलस हेनरी को उन्होंने कितना वैल्यू दिया है, उनका ही इन्होंने जो है 5 पैराडाइम पूछा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और 5A पूछ रहे हैं एनपीएम का। ये 5A इन्होंने दिया था, एजिलिटी, अलर्टनेस, अकाउंटेबिलिटी, अलाइनमेंट, एडेप्टेबिलिटी। तो ए बी सी में है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर देखते रहते हैं, जो करना ही चाहिए यूजीसी नेट के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन से आप टकरा जाएंगे। अब आइए देखते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में थी। वहां ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है जो कि 74th में अमेंडमेंट में था म्युनिसिपैलिटी के लिए। और यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो 3 आपको होना है, इसका मतलब एक को आप केवल ओमिट कर सकते हैं। तो आपका ध्यान यहाँ रुक जाना चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। आपको पता है कि 1992 में ये आया था, उस समय में बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए रिजर्वेशन इसमें नहीं था। टू बिगिन विथ यहाँ 1/3 वुमेन के लिए है, SC ST के लिए है, और चूंकि 3 सही होने हैं तो आप सी को हटा दीजिए, ABD हो जाएगा। फॉर विच पर्पस वॉज द कैबिनेट मिशन सेंड टू इंडिया। अब यहाँ देखेंगे तो 2 या 3 जो है आपको सही जरूर होना है। अब यहाँ पे आपका ध्यान आके अटक जाएगा, टू सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ नेशनल मूवमेंट। मतलब उस समय में 1946 में देयर वाज नो रीजन कि अंग्रेज जो है अब नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करे, क्योंकि उन्होंने इरादा अपना जाहिर कर दिया था कि हमें यहां से निकलना है 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसलिए सी सही नहीं हो सकता है, तो सी को केवल हटा दीजिए, बाकी सब इसमें सही है। तो ए, बी और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट आर रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है सियाचिन कितनी झगड़ा हुआ है। सर क्रीक जो है वो रन ऑफ कच्छ में जो है एक वाटर 72 किलोमीटर का है, जहां से कि वाटर शेड जैसा है। सॉरी। तो ये सर क्रीक जो है वो भी आप इसमें कह सकते हैं। काला पानी जो है वो नेपाल के साथ है, आपको पता होना चाहिए। और दाहाग्राम जो है वो इनक्लेव है, जो कि बांग्लादेश के साथ है। तो इन दोनों को हटा दीजिए, ए और बी को आप रख लीजिए। अब ये जो है सुपर सुपर ऑर्बिट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका बस आंसर जान लीजिए, और मुझे इस पे ज्यादा नहीं कहना है। इसकी आंसर, ऑफिशियल आंसर जो है, चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल आंसर। मतलब ये इट इज सो, वैसे इसका ABC जुडिशियल छोड़ करके सब कुछ है, तो ABC है इसका, लेकिन इट्स सुपर ऑर्बिट। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। Which one of the following tribal movement took place in post independence India? Very easy question। आपको पता है कि मुंडा रिबेलियन झारखंड में जो है 1890s में हुआ, कोल भी जो है 1820s में, संथाल 1850s में कुछ हुआ था। तो केवल बोडो ही जो है वो आजाद भारत में हुआ है, तो इसलिए ये बहुत आसानी से आप इसको पिक कर सकते हैं, इजी। Which prime minister pursued the foreign policy of extending non-reciprocal concession to neighboring state? ये बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि गुजराल डॉक्ट्राइन यदि आपने पढ़ा हो तो वो बेसिकली नॉन रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड था। इसका मायने क्या होता है? बेसिकली उसका कहना था कि हम इतने बड़े हैं साउथ एशिया में, सार्क नेशन में, कि वहां ये कहना कि नेपाल यदि हमको ऐसा करेगा तो हम भी ऐसा करेंगे। मतलब हमें यदि वो 2 लाख रुपए देगा तो हम 2 लाख देंगे, हमें यदि वो ट्रेड का रूट देगा तो हम देंगे। मतलब उसको टिट फॉर टैट बोलते हैं। तो गुजराल का कहना था कि इट इज नॉट गुड। इतना बड़ा भाई होते हुए क्या हम रेसिप्रोसिटी चाहेंगे, मतलब कि जिसको क्विड प्रो क्यो बोलते हैं, मतलब तुम जैसा करोगे वैसा नहीं, हम आगे बढ़ करके जो है हम कंसेशन देंगे। तो ये जो डॉक्ट्राइन थी कि हम आगे बढ़ के वन वे कंसेशन देंगे, दैट वाज बेस्ड ऑन नॉन रेसिप्रो नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन, यही गुजराल डॉक्ट्राइन था। और ये केवल एकमात्र वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने की ऐसी थॉट सोची। इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द UN पीस कीपिंग। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है,
यहाँ पे यदि आप देखेंगे, सॉरी इसकी ऑप्शन थोड़ी ये हो गई है, तो इसमें बेसिकली इट्स प्रोविजन आर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन यूएन चार्टर। जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता है, वो कहीं ऐसे स्पेसिफिकली लिखी हुई नहीं है। इसको जो उसके वन ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल थे सेकेंड, उनका नाम पढ़ लीजिए, टंग ट्विस्टर है, उन्होंने इसको कहा था पीस कीपिंग मिशन को चैप्टर 6.5, क्योंकि चैप्टर 6 में जो है वो डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करना है, चैप्टर 7 में जो है वो बाय फोर्स करना है, तो दोनों के बीच में इवॉल्व हुआ पीस कीपिंग, बीच बीच का रास्ता। तो इसलिए ए जो है वो जिसमें है उसमें वो सही होगा। और यहाँ पे आई एम सॉरी कि ये मिट रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा इसमें एक ही ऑप्शन है जहां पे कि ए जो है वो, मतलब ए को रखना आपके लिए मस्ट है, और देन इंडिया एंड अमेरिका हैव जॉइंटली स्पॉन्सर्ड इट, इसको जो है खत्म कर दीजिए। और सी का रखना मस्ट है, मतलब इट हैज अंडरगॉन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, ये भी मस्ट है क्योंकि ये बहुत इसका फॉर्म चेंज हुआ है। तो ए और सी जो है इसमें बिल्कुल सही है। आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, जो कि मिट गया है तो मुझे, अच्छा यहाँ पे ए और सी तो ठीक है, ए और सी इज राइट। हिंदी वाले में देख करके हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि सोल प्रेरोगेटिव सेक्रेटरी जनरल का तो है नहीं, तो ए और सी जो है वो सही है, बिल्कुल सही है। इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने कहा है? ये तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, लेनिन ने ये कहा है, इस पे इन्होंने बुक लिखा है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? Who considered democracy as a type of society in which political elites are recruited from different social strata on the basis of individual merit? अब ये एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपने बहुत सारे एलिट थ्योरी का पढ़ा होगा, यहां मैंने दे दिया है, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन उसमें आपको टीबी बॉटमोर नहीं मिलेंगे, जो एक मार्क्सिस्ट एलिटिस्ट थिंकर थे, मार्क्सिस्ट विचारधारा के, और उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट है इसको पिक करना, लेकिन ये बहुत ही सुपर इजी है। स्टेट को रीअरेंज करना, अब इससे आसान क्या हो सकता है? आपको पता है कि हरियाणा 1966 में ही पंजाब से अलग हो गया था। अब तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड तो बहुत बाद में बना, तेलंगाना तो 2014 में। तो आप ए से शुरू होता हुआ जो है देखिए, तो ए से शुरू होता हुआ ये है, दो तो खत्म हो गए। अब हरियाणा के बाद जो है तेलंगाना तो सबसे बाद में बना है, तो बी सबसे बाद में, तो बी सबसे बाद वाला यही है, तो क्रैक हो गया। शैलो इकोलॉजिस्ट बिलीव इन, आपको पता है शैलो इकोलॉजिस्ट जो क्या होते हैं? मतलब जो इकोलॉजी को तो मतलब ठीक है वैल्यू देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उनके लिए जो विकास सब कुछ है, तो इसके लिए देखिएगा तो दे कैनॉट बी एंटी ग्रोथ, और सस्टेनेबल ग्रोथ ये चाहते हैं। इको सेंट्रिसिज्म मतलब कि एकदम बिल्कुल इकोलॉजी को ही सेंटर में डालें, ऐसा ही कभी नहीं चाहेंगे। और चूंकि दो सही होना है तो ए और सी सही होना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवांस? अब देखिए जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वैसे तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म नहीं है। मतलब आपको कोई शिकायत है तो आप आरटीआई नहीं करते हैं, आरटीआई बेसिकली आप सूचना के लिए करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा हुआ है कि ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बन गया है। मतलब क्या है कि यदि आपको कोई शिकायत है तो आप उससे रिलेटेड सूचना पूछते हैं। जैसे कि यदि आपको कोई सरकार ने कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया, आपको मिलना था, तो आप पूछेंगे कि इस साल इस कॉलेज के किन किन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला है। जब ऐसा आप आरटीआई करते हैं तो जो अथॉरिटी होती है वो थोड़ी सचेत हो जाती है कि अरे भाई ये तो सही में मिस हो गया है, और फिर आपको ग्रीवांस रिड्रेसल हो जाता है। इसलिए आरटीआई जो है एक तरह का सूचना का अधिकार के साथ साथ आपके शिकायत का निपटारा का भी जरिया बन गया है। वही एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी। ये मैंने अपने आरटीआई में इसको बताया भी है कि आरटीआई का वन ऑफ द यूज ये भी है। कार्ल पॉपर का जिक्र आते ही जो है आपको उनका एक बुक याद आना चाहिए, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, जरूर, जिसमें कि उन्होंने प्लाटो, मार्क्स और हेगल को अपने टारगेट पे रखा और कहा है कि ये लोग जो हैं क्लोज सोसाइटी के जनक थे। मतलब एक ऐसा सोसाइटी जिसमें कि सब कुछ जो है ये डिसाइड करेंगे ऊपर से बैठ करके कि कौन क्या खाएगा, पहनेगा, कैसे इंटरटेन होगा, किस तरह से लाइफ जिएगा।
और इन्होंने कॉन्सेप्ट ये भी दिया था कि पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग इनके अनुसार से होना चाहिए, जिसमें कि व्यक्ति या समाज धीरे धीरे करके खुद ही चेंज करता है समाज को, ना कि यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग जो प्लेटो ने कहा ऊपर से सब कुछ बदल देंगे। तो इतनी बातें यदि आपको याद है तो ये सवाल बिल्कुल जो है मीडियम कैटेगरी का है। ही अटैक द हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म क्या होती है? मतलब एक तरह का हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म कि ऐसा ही होगा। तो वो जो है इसमें दो को यदि आप चुनेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं प्लेटो मार्क्स हेगल है। तो इसमें यदि आप चुनेंगे तो प्लेटो हेगल यहाँ पे दिखता है, तो प्लेटो हेगल को आप ले लीजिए, मैकियावेली को छोड़ दीजिए क्योंकि उन्होंने अटैक प्लेटो मार्क्स हेगल पे किया और प्लेटो हेगल यहाँ पे है। Which one of the following committee was appointed to review the civil services examination system? अब इसमें आप देखेंगे तो अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज की है, एल.एम. सिंघवी भी पंचायती राज की, सांथानाम जो है एंटी करप्शन कमेटी है जिसके बेसिस पे सीवीसी बना। तो एक ही बच जाती है सतीश चंद्र कमेटी। अभी हम लोगों ने देखा कि इन्होंने इंटरव्यू के मार्क्स बढ़ाने का रिकमेंडेशन किया था और एससे इंट्रोड्यूस किया था कंपोनेंट। इजी क्वेश्चन। जॉन रॉल बिलीव्ड इन डिफरेंस प्रिंसिपल, यस। इंटाइटलमेंट प्रिंसिपल, नो। नॉजिक इसमें बिलीव करते थे। इगैलिटेरियनिज्म, यस। लिबर्टेरियनिज्म, नो। नॉजिक बिलीव करते थे। तो ए एंड सी, इजी। अब यहां पे यदि आप बुक में आइएगा तो आप में से कई स्टूडेंट मेरे जो हैं वो आप जानते हैं कि रैचल कार्सल ने साइलेंट स्प्रिंग लिखा था। तो डी के वन से देखिए क्या बात बनती है। तो डी के वन से ही बात बन जाती है, आगे आपको देखना ही नहीं है, इसलिए ये सुपर इजी क्वेश्चन। अब ये आइए सुपर टफ क्वेश्चन। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी अपॉइंटेड इन 1943? आई डोंट नो। इसका आंसर है सर जोसेफ बोरे। इस तरह क्वेश्चन को मुस्कुराइए, गेस कर लीजिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अब यहां आइए, एमजी नरेगा के बारे में है कि इसमें से बेसिकली इसका फोकस क्या क्या है, कौन कौन से एरिया में ये जो है काम देता है लोगों को। तो ये सभी एरिया में काम देता है। यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें से किसी को आप नहीं काट पाएंगे क्योंकि ऐसा ऑप्शन है। जब ऑल ऑप्शन हो तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या उसको हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको टिक मार लीजिए और ये इजी क्वेश्चन हो गया। ये और भी सुपर इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप 42nd अमेंडमेंट आपको पता है 1976 में हुआ, तभी हम लोग डिस्कस किया। ए का 4 और ए का 4 केवल एक है, बाकी आपको देखना ही नहीं है। सुपर डुपर इजी। इंडिया हैज द काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद विच कंट्री? सुपर डुपर इजी क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि नेपाल के साथ है। एजर्सन देखिए, एवरी थिंकर वॉज ए चाइल्ड ऑफ हिज एज। हर थिंकर अपने काल का शिशु होता है, सही है। हर जो थिंकर है वो अपने ही काल को वांचता है, अपने ही काल के जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम होते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम, उसके लिए वो लिखता है, उसके लिए वो एक डायलॉग है उसका टेक्स्ट। Mary Wollstonecraft argued in the Vindication of Rights of Women that women should be entitled to same rights and privilege as men and should be given access to education. बिल्कुल ट्रू है, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ये इससे सीधा रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। मतलब कि एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। अपार्ट फ्रॉम लो इनकम द थर्ड वर्ल्ड इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द। तो इसमें आप देखेंगे ये बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो हटा दीजिए क्योंकि ये तो हो नहीं सकती है, तो बाकी सब इसमें आप देख सकते हैं। तो इसलिए ए सी डी को आप कर सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। इन 1954 इंडिया साइन द पंसील एग्रीमेंट, आपको पता है, चाइना के साथ। तो ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे यदि ये पूछ दिया जाता लेकिन यहां पे यदि ये पूछ दिया जाता कि इसमें बर्मा का क्या रोल है, तो आपको कठिनाई हो जाती। आपको पता होना चाहिए और आगे के क्वेश्चन के लिए कि ये केवल चाइना और इंडिया का इंटरवर्ड नहीं था, उसमें जो है म्यांमार, जो उसका बर्मा कहलाता था, उसके जो प्राइम मिनिस्टर यू न्यू थे वो भी आर्किटेक्ट थे पंचशील के, और इन तीनों ने जो है मिल करके पंचशील की परिकल्पना की थी, और बाद में चाइना और बर्मा ने भी पंचशील साइन किया था। बहुत हिडन फैक्ट है।
अब इसको पढ़ लीजिएगा, ये कन्फ्लिक्ट के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन में जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है। और जहां भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट के बारे में बात आता है ना, तो आपको मैरी पार्कर फॉलेट का याद आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के जो कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसको कैसे रिजोल्व किया, उस पर काफी उन्होंने लिखा है। तो मैरी पार्कर फॉलेट, वेरी इजी क्वेश्चन। इन्होंने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक भी लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एंड बॉडीज हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पॉलिसी प्लानिंग। ये थोड़ा मीडियम क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यदि आप सीएजी को हटा दीजिए, सीएजी का रोल पॉलिसी प्लानिंग में नहीं है, तो बाकी सारे इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे ही पॉलिसी प्लानिंग में। तो इसीलिए यदि ऑप्शन देखते हुए, चूंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, तो आप ए, बी और डी को चुन सकते हैं। मीडियम टू डिफिकल्ट। ये जो है एकदम सुपर डिफिकल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैव बीन कंक्लूडेड बाय इंडिया विथ इट्स नेबर इन द पास्ट 7 ईयर। मैंने सीधा टिक मार दिया है, सही जो आंसर है, इससे अधिक मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता। इस टाइप के क्वेश्चन को यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर। अब यहाँ ये बहुत सुपर डुपर आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप जानते हैं कि मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने ये बुक लिखा है, तो सी के 1 पे देखिए, तो सी का 1 और उसी से क्रैक हो जाता है। इससे आसान क्या हो सकता है। उसी तरह ये भी जो है सुपर सुपर आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि रियो अर्थ समिट 92 में हुई है, तो डी के 1, तो यहाँ देखिए डी का 1 और क्रैक हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ना सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अरेंज करने के आ गया टाइम में। आपको पता है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थोड़ी ये सब कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो और बी से शुरू होता हुआ केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही ऑप्शन है, इसलिए ये आसान क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट द बैरल ऑफ गन। आपको पता है ये स्टेटमेंट इतना फेमस है, आप इसको मिस नहीं कर सकते यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। ये जो है माओ जेदांग का स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमिनल वर्क ऑफ फ्रेडरिक टेलर। अब इसमें आप केवल कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट को हटा दे, जो मैरी पार्कर फॉलेट का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये सब इनका है। तो ए, बी, डी, इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव द सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने इसको क्रैक किया कैसे, बिना देखे हुए कि इसका आंसर क्या है। इन सब को यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पे देखिए, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा की। आपको लगता है कि चंडीगढ़ में 7 है, पुडुचेरी में 7 है? बिल्कुल आपको पता होगा नहीं है। तो ये खत्म हो गया। इसमें आइए मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। आपको पता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में कितने कम है? असम में केवल 13 है, बाकी में कोई बहुत ज्यादा है नहीं। तो इसीलिए ये हिमाचल प्रदेश को जो है मैच नहीं कर सकता है। ये दोनों मणिपुर, मेघालय, लोकसभा के सीट बराबर नहीं होंगे। ये पूछ रहा है कि कौन ऐसे 3 राज्य जिसमें कि बराबर बराबर जो है लोकसभा के सीट उस राज्य से हैं, तो ये भी नहीं होगा। उत्तराखंड में अच्छा खासा सीट है, हरियाणा में आपको पता है 13 सीट है, और नागालैंड में कहाँ 13 हो सकता है? तो केवल एक ही कैंडिडेट बच जाता है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, जो छोटे छोटे स्टेट हैं। इसमें लगता है कि बराबर होगा, और सही में बराबर इस दोनों में, तीनों में दो 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 सीट है। इस तरह से आप इसको कॉमन सेंस से, थोड़ी बहुत जानकारी से, आप बिना जाने हुए क्रैक कर सकते हैं। विल कैमिल का को यदि आपने पढ़ा है, तो आप मल्टीकल्चरलिज्म में पढ़े होंगे, जहां पे कि वो राइट, जो माइनॉरिटी की, जो कल्चरल माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उसके राइट की बात करते हैं। ग्रुप डिफरेंशिएशन जो है होना चाहिए, ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट, उसकी बात करते हैं। तो इसीलिए बहुत आसान है कल्चरल राइट पिक करना इसमें, वेरी इजी। ये भी उतना ही आसान है। अभी देखिए ग्लासनोस्ट हम लोगों ने देखा, तो गर्वाचौप का ग्लासनोस्ट, सी का 1 और सी का 1 एक ही। अब समझिए ये सब इतने आसान क्वेश्चन है कि आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। ये भी सुपर डुपर इजी है। बिम्स्टेक के मेंबर ये 5 तो सार्क के हैं, और म्यांमार, थाईलैंड जो है आउट ऑफ सार्क है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये उसको मिला दीजिए, तो ये बी और सी, तो इजी। यहां पे आके थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि गांधी का जो कॉन्सेप्ट है स्वदेशी का,
इसमें क्वेश्चन ये है कि उस पर किसका असर था। अब यहाँ पे जो है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डीप इथिकल स्पिरिचुअल कन्विक्शन इनका था, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल स्पेशली एट द ग्रास रूट, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे मैं अटक गया कि जो रस्किन का जो बुक है ऑन टू दिस लास्ट, इसका गांधी जी पे था तो बहुत असर, और उन्होंने इसको ट्रांसलेट सर्वोदय नाम की किताब में किया था। लेकिन इसका स्वदेशी से क्या नाता है मैं नहीं समझ पाया, लेकिन इस आंसर के अनुसार इसको आपको लेना है। तो मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, ABC। ये तो खैर बिल्कुल नहीं है कि ट्रूथ से इसका नाता नहीं था, तो ABC है। अब आप बाकी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा और रिसर्च कर लीजिएगा कि ऑन टू दिस लास्ट का क्या इम्पैक्ट था गांधी जी के स्वदेशी के थॉट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस। अब ये तो सुपर मेरे लिए ऑर्बिट है, क्योंकि मैंने कन्फ्यूशियस पढ़ा नहीं, आपके लिए नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका सही आंसर बी और डी है, बस मैंने आंसर बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वेयर पार्ट ऑफ वुडरो विल्सन 14 पॉइंट रिगार्डिंग न्यू अप्रोच टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आपको पता है उन्होंने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, जो एक तरह से लीग ऑफ नेशन को बनाने के तरफ जो है वो एक प्रयास था। उस 14 पॉइंट को उन्होंने जो है वो खुद लिया था परपेचुअल पीस थ्योरी जो इमैनुअल कांत का था, उससे उन्होंने लिया था वुडरो विल्सन ने। वैसे वो फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन में एक और फैक्ट है कि यूएस खुद ही ज्वाइन नहीं किया, जबकि वुडरो विल्सन के ही प्रस्ताव पे बना था और खुद यूएस उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो स्टेटमेंट एकदम आउटलैंडिशली रॉन्ग है, मतलब आउटलैंडिश स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक बैरियर फॉर ट्रेड टू बी इम्पोज्ड, लिबरल वर्ल्ड में ऐसा क्यों होगा? एंड जो पोलैंड था, पोलिश स्टेट इज नॉट गिवन फ्री एक्सेस टू सी, ऐसा क्यों होगा? तो बाकी उसके बाद तो दो ही बच जाता है, क्योंकि दो सही होना ही है, तो सी और डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नो प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू? सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है। आपको पता है इंग्लैंड में जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वहां पार्लियामेंट सोवरेन है, अनलाइक इंडिया एंड यूएस जहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, और जुडिशियल जो रिव्यू है उससे ये जजमेंट होता है कि जो लॉ है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशियरी है वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कर लीजिए, रूल ऑफ लॉ की। तो इसीलिए यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसका सही आंसर है, और बहुत आसान है क्योंकि ये हम लोगों को पता होना चाहिए। गया हाइपोथेसिस जो है, गया जो है वो गैया कह लीजिए, गया जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी में अर्थ गॉड को कहते हैं। और जेम्स लवलॉक जो कि एक केमिस्ट थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था गया थ्योरी का। गया थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि अर्थ जो इनऑर्गेनिक है, वाटर, मिट्टी, पानी, हवा, उसके साथ जितने जीव जंतु हैं वो एक रेसिप्रोकल सिस्टम बनाते हैं, गिव एंड टेक का, और वो एक सिस्टम जो है प्लैनेट अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करती है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि वो निर्जीव चीज जो है वो निर्जीव है और जो सजीव है, वो दोनों के बीच में जो है वो इंटरेक्शन से एक होल सिस्टम बनती है जो लाइफ को सस्टेन करता है अर्थ पे। ये इकोलॉजी का एक पार्ट है। Which one of the following is not a basic principle of Hans de Mercanthal's theory of realism in? ये सुपर इजी क्वेश्चन है। आपको पता है उन्होंने 6 प्रिंसिपल अपने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन में दिया था 1948 की बुक में। उसमें सब कुछ उन्होंने ये कहा था जो इसमें लिखी हुई है, लेकिन ये कभी उन्होंने नहीं कहा था कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट कहा था कि पॉलिटिक्स की अपनी मॉरलिटी होती है, जस्ट लाइक मैकियावेली। ये कोई यूनिवर्सल मोरल वैल्यू से नहीं चलता, जो जो कन्वेंशनल मोरलिटी होती है वो पॉलिटिक्स पे लागू नहीं होता है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क किया है क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, जबकि ऑफिशियल आंसर में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हॉब्स थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन इज फिजिकल बिकॉज द सब्जेक्ट्स ओबेड द सॉवरेन आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। जबकि हॉब्स कहते हैं कि केवल जो है वो फियर पनिशमेंट के चलते नहीं करते हैं, बिकॉज उन्होंने कोवेनेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उनकी मोरल ड्यूटी है कि कोवेनेंट को निभाएं, और इसलिए भी उनको सॉवरेन का बात माननी चाहिए, लॉ मानना चाहिए, ऑर्डर मानना चाहिए, क्योंकि यदि वो नहीं मानते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और उसके बाद वो नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, जो कि
वर्स्ट है, मतलब कि वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, तो उसमें जाना तो बिल्कुल ही बेकार है, ये उनका कहना था। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसलिए मेरे अनुसार से ये फॉल्स होना चाहिए, लेकिन ये ट्रू है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, लॉ ऑफ नेचर ऑफ हॉब्स वेर नॉट mere pieces of advice about the prudent pursuit of self-interest, but were moral laws which dictated duties and were obligatory because they were commanded by God. अब ये बहुत ही मुश्किल है इसको मानना, क्योंकि वो गॉड को कभी इन्वोक करते नहीं है, और उन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी जरूर दिया है, लेकिन उनके अनुसार से नेचुरल लॉ जो है वो एक तरह का सेंस ऑफ रीजन पे बेस्ड है, कोई उसका नाता गॉड से नहीं है, इसलिए मेरे अनुसार ये भी फॉल्स है, लेकिन दोनों ट्रू दिया इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क किया है। Which of the following is not a feature of India's nuclear doctrine? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें है कि मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मतलब हम न्यूक्लियर वेपन लेंगे जिससे कि डिटर कर पाए, वॉर को हम रोक पाए, और हम पहला यूज कभी नहीं करेंगे, और हम ऐसे स्टेट के अगेंस्ट तो कभी नहीं करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो लेकिन ये कभी नहीं है कि नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली कंट्री, इसको आप पिक भी कर सकते हैं, ये बहुत ही क्रूड स्टेटमेंट है। इस टाइप का थोड़ी होता है कि जो दोस्त है उस पे उसके अगेंस्ट नहीं, दोस्त दुश्मन क्या होता है पॉलिटिक्स में, तो इसलिए ये सही है और ये बहुत आसान है। वेयर वॉज द फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट हेल्ड? ये बहुत आसान क्वेश्चन, आपको पता है कि जो पहला हुआ था वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था 1972 में, और उसके बाद फिर रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ। तो इजी क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन होगा कि साबरमती आश्रम पहले हुआ है या चंपारण पहले हुआ है, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लेकिन यदि आपने थोड़ा डीप में पढ़ा हो तो साबरमती आश्रम 1915 में बन गया था और ये 1917 में हुई थी, इसीलिए डी से शुरू होता हुआ, तो डी के बाद सी, तो ठीक है, थोड़ा मीडियम टू टफ हो सकता है। Where did first labor agitation occur in India? Again, अर्बिट क्वेश्चन, तो अर्बिट में तो मुझे दिमाग देना ही नहीं है, इसका आंसर ये है। Which one of the following is not the basic feature of the postmodernism? Postmodernism पे दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि वो मेटा नैरेटिव में बिलीव नहीं करते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट बिलीव्स इन डीकंस्ट्रक्शन। आप डेरिडा को याद कीजिए, डीकंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसमें बिलीव करते हैं, मतलब कि यदि किसी वर्ड के मीनिंग को समझना है तो उसको हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे उस लैंग्वेज के उसके अपोजिट से, इस तरह की जो मेथड है। इट चैलेंजेस द एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ऑफ कोर्स किसी भी ग्रैंड थ्योरी को काटते हैं, लेकिन इसको यदि आप देखेंगे तो यहाँ आके अटक जाएंगे। इट इज कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी। ये ऑड वन आउट है, इजी। Which one of the following fundamental right are provided to both citizen non citizen? यहाँ पढ़ लीजिए, मैंने पूरा ही दे दिया है कौन कौन सिटीजन को है कौन सिटीजन को नहीं है। उसमें यहाँ पे आप देखें तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को है। वेरी इजी क्वेश्चन, जो आपको पता होना चाहिए ये बात। जनरली जो जीवन जीने के लिए जरूरी है वो सारे राइट जो हैं सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को दिए जाते हैं, लेकिन जैसे एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस है या राइट टू फ्रीडम है, जिसमें कि राइट टू ट्रेड है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, या जो एजुकेशनल कल्चरल राइट है, वो केवल अपने हम सिटीजन को हम लोग देते हैं। अब ये जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन पेपर में ही काफी इससे रिलेटेड आपको चीजें मिल गए हैं। चाइना जो है उसके साथ हमारी गलवान की डिस्प्यूट है, तो ए का 2, तो ए का 2, और नेपाल के साथ काला पानी है तो डी का 1, तो ए का 2 डी का 1। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया, कि मुझे पता है कि गैल ओमवेट ने जो है ये बुक लिखा है, मुझे और कुछ पता नहीं था, दलित विजन उन्होंने लिखा है, और ए का 4 से क्रैक हो गया, बाकी आप जस्ट मैच कर लीजिए। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दिल्ली में, अब ये कब बना था ये पूछ रहे हैं, तो ये सब तो वेरी अरबिट तो मत कहिए, डिफिकल्ट कह सकते हैं, ठीक है।
अब इसके आगे जो है ये पैसेज टाइप के क्वेश्चन है। इसमें एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं और 2 पैसेज हैं। फर्स्ट पैसेज जो है वो यूएन इंटरवेंशन रिलेटेड है। तो इन समरी, an increasing readiness by the UN to intervene within states in order to promote internal justice for individual would indicate a movement towards global governance away from unconditional sovereignty। मतलब कब यूएन जो है वो डोमेस्टिक मामले में इंटरवीन करेगा, इस पर ये पैसेज है। जबकि जो सॉवरेनिटी है एक स्टेट की, उसको बनाए रखना है, लेकिन ह्यूमन राइट के नाम पे यूएन इंटरवीन करता है। अब उसके बारे में कहा गया है, there have been some signs of movement in this direction, but principle of state sovereignty and non-intervention remain important. There is no clear consensus on those points. There is still some support for the view that Article 2.7 of the UN Charter should be interpreted strictly, that there can be no intervention within a state without the express consent of the government of that state। इसको याद रखिए। This position is probably most frequently seen in the arguments favored by the government of the People's Republic of China. Others believe that intervention within a country to promote human rights is only justifiable on the basis of a threat to international peace and security. Evidence of a threat to international peace and security could be the appearance of significant number of refugees or the judgment that other states might intervene militarily. Some liberals argue that this condition is flexible enough to justify intervention to defend human rights wherever it seems prudent. There is also some support for a stronger position. In September 1999, UN Secretary General Kofi Annan declared that individual sovereignty may be as important as national sovereignty। मतलब एक कंट्री का सॉवरेनिटी उतना ही मायने रखता है जितना एक व्यक्ति की सॉवरेनिटी मायने रखती है। तो ये व्यक्ति की राइट्स कहीं भी इन्फ्रिंज हो रही होगी, उसकी सिक्योरिटी कहीं भी थ्रेट हो रही होगी, तो यूनाइटेड नेशन हिचकेगा नहीं, उस कंट्री की सॉवरेनिटी को बिना ध्यान में रखे हुए जा सकता है। कहने का मतलब यह है। अब देखिए कि अंडर व्हाट कंडीशन कैन द यूएन इंटरवीन इन स्टेट अफेयर। तो यदि आप पीछे के देखेंगे, हम बैक तो जाएंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि यहां पे आकर पटक जाएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेस कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये उसके आर्टिकल 2.7 जो है उसमें ऐसा निहित है। अब इस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हमारे लिए बाइंडिंग है, मतलब यूएन के लिए बाइंडिंग है या नहीं है। तो इजी क्वेश्चन ये, व्हाट इज द जनरल फीलिंग अमॉन्ग सम सेक्शंस रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ यूएन इंटरवेंशन। सम सेक्शंस तो वो ये सोचते हैं कि ह्यूमन राइट के वायलेशन के लिए यूएन को इंटरवीन करना चाहिए। तो ये भी बहुत ऑब्वियस है इस पैसेज से, तो आसान है। ऑन व्हाट बेसिस इज द यूएन रेडी टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ ए स्टेट। तो ये तो एक तो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, ह्यूमन का प्रॉब्लम है, तो आप इन सबको पढ़ेंगे तो आप यहां आके अटक जाएंगे। टू प्रमोट इंटरनल जस्टिस, मतलब एक व्यक्ति के साथ किसी राज्य के अंदर न्याय हो रहा है कि नहीं, उस बेसिस पे ये कर सकते हैं इस पैसेज के अनुसार। In the matter of state intervention, the UN should adhere to provisions related to which aspect? तो ये बेसिकली ये कहता है कि जब हम इंटरवीन कर रहे हैं, यूएन इंटरवीन कर रहा है, तो क्या किस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए? उसको सोवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए। और सोवरेनिटी का जो इस ऑप्शन में जो आ रहा है वो है डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन, मतलब उसका जो अपना जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है डोमेस्टिक गवर्नमेंट का, उसको इंटरवीन नहीं होना चाहिए एज पर द यूएन आर्टिकल। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। UN's new responsibility is to establish which kind of international system। तो आपको ये पढ़ के लगेगा कि ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह यूएन को काम करने के लिए कुछ लोग चाह रहे हैं कि जहां पे कि वो एक सुपर गवर्नमेंट की तरह बिहेव करेगी, कहीं भी ह्यूमन राइट, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन जस्टिस, किसी भी राज्य के दायरे के अंदर भी यदि हार्म हो रहा है तो हम इंटरवीन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोवाइड ग्लोबल गवर्नेंस, ये भी आसान है। तो इसके जो 5 क्वेश्चन है मेरे अनुसार से वो आसान है। अब ये जो है डिपेंडेंसी थ्योरी पे है।
since 1960s, dependency theory generalized from the Latin American experience. आपको पता है A.G. Frank and other, Cardoso and Paul रॉल प्रॉबिस, ये सब जो है लैटिन अमेरिका में ही अधिकतर जो है मार्क्सिस्ट थिंकिंग वाले डिपेंडेंसी थ्योरी के थिंकर्स आए, लेकिन उन्होंने जनरलाइज किया पूरे दुनिया के लिए, अप्लाइंग इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब डेवलप्ड इन लैटिन अमेरिका बट एक्सपेंडेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वॉलेंस्टीन, जिन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया, एडवोकेटेड हिज थ्योरी ऑफ ए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम which consisted of concentric ring of the core, periphery and semi-periphery. मैंने पढ़ा है आपको. The core state industrialized first and acquired a decisive advantage over the rest of the world. Peripheral state are those that cater to the needs of the core and are willingly prevented from developing higher industrial skill. जैसे इंडिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वो पेरीफेरी हो गए. द सेमी पेरीफेरी लाइक रसिया एंड कह लीजिए ईस्टर्न यूरोप हो गया, is the middle category of a state that can move in either direction and may include one-time core state that have lost their status. The whole system reflect an international division of labor. गौर कीजिए, मैंने इसको अंडरलाइन किया, इस पे क्वेश्चन है. A basic nature of this system is transference of surplus from periphery to core, unequal transfer. मतलब सरप्लस जो है वो पेरीफेरी से कोर की तरफ जाता है. ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है जहां की रॉ मटेरियल और चीप लेबर पेरीफेरी देता है और कोर जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बहुत हाई कॉस्ट पे पेरीफेरी को बेचता है. इसलिए सरप्लस का ट्रांसफर जो है वो पेरीफेरी से कोर की तरफ होता है. पीपी रे, ए फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, एडेड टू द आइडिया ऑफ dualism of core periphery by advancing a more refined notion of articulation of mode of production. He argued that underdevelopment in certain area of the world was largely due to the nature of the indigenous society. कि जो सोसाइटी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वो कैसा है, उनके अनुसार से इन द वेस्ट feudalism led to capitalism because of the attitude of the feudal upper class. In the rest of the world, which has not experienced European feudalism, the integration of society into the world economy through trade and investment resulted in a strengthening of existing governing classes, reinforcing their resistance to the extension of capitalism. मतलब इनका कहना है कि चूंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो फ्यूडल क्लास है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो कैपिटलिज्म को नहीं अपनाता है, इसीलिए और वो रेजिस्टेंस शो करता है कैपिटलिज्म के एक्सपेंशन को. जितना ही कोर से जो है पेरीफेरी जुड़ने की कोशिश करेगा, उतना ही वहां का गवर्निंग क्लास रिच बनेगा और उतना ही वहां कैपिटलिज्म का जो एक्सपेंशन है स्लो होगा और उतना ही वह डेवलपमेंट स्लो होगा और इसलिए वहां अंडर डेवलपमेंट होगा. Corporaso and Behorar stated, dependency refer to a structural condition in which a healthy integrated system cannot complete its economic cycle except by an exclusive reliance on an external complement. इस पे भी एक क्वेश्चन है. मतलब ये कहना क्या चाहता है कि यदि आप कपल्ड हो गए हैं, आपका इकोनॉमी यदि कोर के साथ कपल्ड हो गया, तो आप अपना इकोनॉमिक साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बिना कोर के हेल्प के. यही नियति है पेरीफेरी की. अब क्वेश्चन देखते हैं. डिपेंडेंसी एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम रिलाइज ऑन, तो ये लास्ट जो पार्ट था उस पे है कि एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर पे डिपेंड करने लगता है जब आप इंटीग्रेट कपल्ड हो जाते हो. तो मीडियम आर्टिकुलेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन याद कीजिए, जो फ्रेंच थिंकर ने जो कहा था, जहां पे कि उनका कहना था कि रेजिस्टेंस होता है कैपिटलिज्म में जाने में पेरीफेरी को, और वो उसके अंडर डेवलपमेंट को और बढ़ावा देता है क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपना नहीं पाते हैं जब वो इंटीग्रेट होते हैं कोर के साथ में. तो यहाँ पे उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर है, ठीक है थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, अंडर डेवलपमेंट इन सर्टेन एरिया ऑफ द वर्ल्ड, अल्टीमेटली जो है आर्टिकुलेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है इसी को डिफाइन करता है. तो ठीक है, आई विल गो विद दैट. डिफिकल्ट. The integration of non-European countries in the world economy results in a strengthening of the semi-periphery? No. A strengthening of the feudalism? No. Strengthening their resistance to expansion to capitalism. यही उन्होंने कहा है. आसान है ये. According to Wallenstein, in the world economic system,
रिफ्लेक्ट, ये मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया था कि इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर को दिखाता है। तो यदि आप उसको देखेंगे तो इसको बिल्कुल पिकअप कर लेंगे आप। तो इसलिए वेरी इजी है। और ये उससे भी ज्यादा इजी है कि ये कहता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी पेरीफेरी। तो कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरी कॉन्सेप्ट तो इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस लॉन्ग डिस्कशन क्या लेसन हम लोगों ने जो है लर्न किया है? यदि आप देखें तो दिस ईयर्स पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। फर्स्ट जो है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये इजी टू मॉडरेट पेपर है। uh, इसलिए इस बार कट ऑफ मेरे अनुसार से थोड़ा हाई जा सकता है परहैप्स। क्रोनोलॉजी जो है स्टिल एक फेवरेट एरिया है, इसलिए सेंस ऑफ टाइम जो है इंपॉर्टेंट इवेंट का, जो कन्वेंशन, ट्रीटीज, डोमेस्टिक में जैसे स्टेट बने हैं, और बुक्स भी जो लिखे हैं फेमस ऑथर्स ने, थिंकर्स का भी टाइमलाइन, आइडियोलॉजी का टाइमलाइन, जैसे आपने देखा कि लिबरल, निगेटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म और एगैलिटेरियलिज्म इसको अरेंज करने के लिए आया। तो आइडियोलॉजी को भी अरेंज करने आ सकता है। एंड ये मेरा मानना है कि बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एक बुक बता दीजिए, इससे आपको अब बाहर निकलना पड़ेगा। कोई बुक नहीं है जिससे आप यूजीसी नेट कर सके, कोई बुक नहीं है जिससे आप पीजी इंट्रेंस टेस्ट कर सके। अनफॉर्चुनेटली नहीं है कोई बुक, ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए क्या है, एक तो कुछ गाइड निकलते हैं, मैंने कोशिश किया है पीजीईटी के लिए, इस बार मैं कोशिश करूंगा यूजीसी नेट के लिए यदि कर पाया तो एक तो गाइड से पढ़ लीजिए, और उसके बाद गाइड से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और यदि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो आप खुद अपना एक नोट बनाए होंगे, गाइड प्लस नोट से पढ़ लीजिए। और वो कैसे बनता है, वो रिवीजन करके बनता है। मैं कैसे बनाता हूं, मैं 3 इयर्स का जो सिलेबस है उसको देखता हूँ, रिवाइज करता हूँ, फिर इतने सारे क्वेश्चन को ध्यान में लाता हूँ और फिर उसके बेसिस पे बनाता हूँ, यही करता हूँ। आप भी वो अपने लिए कर सकते हैं। तो यदि उसके रिवीजन के बाद जो बेस्ट आपको काम करना चाहिए वो है, जितने पास्ट ईयर पेपर आप देख सकते हैं जितने ज्यादा। जैसे यूजीसी नेट की ब्यूटी ये है कि अभी तक 26 साइकिल आपके सामने है, तो आप 26 पेपर देख जाइए, इसमें करीब आपको जो है 2500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट जो सेट के जो क्वेश्चन है, स्टेट के जो एसईटी होते हैं वो देख जाइए, उसमें आपको 2-3 हजार क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद आप पीजी इंट्रेंस टेस्ट जो टफ होते हैं, लाइक डीयूईटी, जेएनयूई, बीएचयू, उसको देख जाइए, उसमें आपको कुछ हजार क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप 5000 क्वेश्चन देख जाते हैं तब आप एक सिक्स सेंस डेवलप करते हैं, जो मैंने आपको बताया इस पेपर को सॉल्व करते हुए। और बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कॉमन सेंस से सॉल्व कर देते हैं। और वहां पे आपकी जो एमसीक्यू क्रैकिंग स्किल है ना, कैसे आप ऑप्शन देख करके समझ पाते हैं कि 2 या 3 ऑप्शन सही है, इसका क्या मायने हैं, कैसे आप गेम खेलते हैं, कैसे 50-50 करते हैं, कैसे इलिमिनेट करते हैं, कैसे आपको हंच होता है कि ये क्रूड स्टेटमेंट है, आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो करेक्ट होना ही है, ये बहुत ही क्रूड स्टेटमेंट जो रॉन्ग होना ही है। इस तरह की कई चीजें आप जो है ट्रिक सीखते हैं, मैचिंग ट्रिक सीखते हैं, और 50-50 गेम मैंने आपको बताया है वो सीखते हैं, एलिमिनेशन गेम सीखते हैं, बहुत सारे आप सीखते हैं। और वो जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप ब्रूट नॉलेज के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखिए। कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट में नहीं बैठता है जिसको 70% फैक्ट पता हो, वो समझिए कि वो कंप्यूटर जैसा होना होगा। आपको 50% फैक्ट पता है, आप 70% मार्क्स लाएंगे, बाकी आप इसके चलते लाएंगे कॉमन सेंस, क्योंकि आपने हजारों क्वेश्चन देखे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ फ्लिक्स मिलेगा, कुछ ना कुछ सिक्स सेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, 1-2 बातें मिलेंगी जो आपको क्लिक कर जाएंगी, और आपने ढेर सारा जो है स्किल डेवलप किया, उससे आप जो है बनाएंगे। 20% उस तरह से आप लाते हैं, एंड 50% फैक्ट को तैयार करके जाना संभव है, 70% वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो, सॉरी कि मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, मैं थोड़ा अभी खांस रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे मन था कि मैं आपके लिए जरूर ये जो है पेपर बनाऊं, इसलिए बहुत लंबा मेरे लिए भी थकाने वाला है। आई विल गो एंड डू द गागल। सो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड वेबसाइट, ईमेल, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर से जुड़ें, एंड बी सेफ, रिमेन सेफ, ध्यान रखें, बाय।